और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सौम्या पर दोहरे संकट की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की पहले कुर्सी गई, अब पति राजाराम गुर्जर पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। सफाई कंपनी बीवीजी से कमीशन मांगने के आरोप में सौम्या के पति को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए ग्रेटर में कमाई वाले काले खेल पर यह रिपोर्ट। सौम्या गुर्जर पर दोहरा संकट। रिश्वत केस में पूर्व मेयर के पति गिरफ्तार। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। वायरल वीडियो पर एसीबी का एक्शन। इस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मेयर के निलंबन मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया है। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे, और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी से कमीशन मांगने का है। आरोप के मुताबिक बीवीजी कंपनी से भुगतान के बदले 20 करोड़ के कमीशन की सौदेबाजी हुई। ऑडियो वीडियो की पुष्टि के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी ने राजाराम गुर्जर, ओम प्रकाश सप्रे, संदीप चौधरी और निम्बाराम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। वीडियो क्लिप्स कहां बनी हैं? एसीबी अब इस बात की जांच करेगी। साथ ही कंपनी के पेंडिंग बिल और अन्य दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। इस प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहां बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे, और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कचरा उठाने वाली कंपनी बीवीजी पहले भी विवादों में रही है। कंपनी को पेमेंट करने और काम करने के तरीके को लेकर निगम की बैठक में पहले भी कई बार नोक-झोंक हो चुकी है, लेकिन कमीशन खोरी के इस वायरल वीडियो ने कंपनी का खेल खत्म कर दिया। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ रही है उसकी आंच में कई लोग आते जा रहे हैं। आज राजाराम, जी बिल्कुल, आज राजाराम और बीवीजी कंपनी का प्रतिनिधि दोनों ही जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य जो हैं आरोपी हैं उनसे भी संभवतः एसीबी नोटिस जारी करके पूछताछ करेगी। लेकिन ग्रेटर नगर निगम का ये विवाद आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़ा तूफान जो है वो लाने वाली है। जिस प्रकार के संकेत इस कार्रवाई के बाद मिल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ जो है वो होने वाला है। अब एसीबी जो है वो कल तो संभवतः दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन कोर्ट में पेश करने के बाद ये जो वीडियो है
वो कहाँ पर बना है और इसके अलावा इसका स्रोत क्या है, साथ ही जो बीवीजी कंपनी के बिल्स हैं, पेंडिंग बिल्स, उनको लेकर जो है वो एसीबी तलाश जो है वो करने वाली है, जांच करने वाली है। एसीबी की ओर से सर्च भी जो है वो किया जा रहा है। पिछले दिनों भी एसीबी की टीम जो है वो नगर निगम पहुंची थी और वहां पर जाके दस्तावेज जुटाए थे, लेकिन जिस प्रकार का ऑडियो वीडियो क्लिप मिले और एफएसएल की रिपोर्ट में इन्हें सही माना गया है, इसके बाद एसीबी के पास बहुत बड़ा सबूत जो है वो हाथ में लग गया है। अब क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआती गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अब किन किन लोगों का रोल है उन पर भी जो है वो जल्द शिकंजा कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। वो पूर्व में मेयर भी रह चुकी हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार। पूरे सोशल मीडिया में आज की कार्रवाई को पॉलिटिकल मोटिव से जोड़कर देखा जा रहा है, आपका रिएक्शन? मैं कहना चाहूंगी इसमें कहाँ पॉलिटिकल कोई बात आ रही है। इसमें एक वीडियो वायरल होता है, एसीबी संज्ञान लेती है, संज्ञान लेने के बाद प्रारंभिक जांच होती है, एफएसएल के लिए उसको भेजा जाता है, वो सही होता है, प्रारंभिक स्तर पर सही होता है, तभी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। रिश्वत लेने वाले को नहीं, रिश्वत देने वाले को, मैंने जब भी पहले भी इसमें कभी भी डिबेट हुई है तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि जितना रिश्वत लेने वाला दोषी उतना रिश्वत देने वाला भी दोषी है, क्योंकि वो रिश्वत दे रहा है और जनता के काम को सफर कर रहा है लगातार, वरना कोई भी कैसे करेगा इस काम को। तो उन्होंने दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे की जो कार्रवाई है वो दिखाई दे रही है। अब इसमें कहाँ ये कोई पॉलिटिकल मामला ही नहीं है। मैं तो जब भी पहले तो ये जो सोशल मीडिया पर या कुछ पर्टिकुलर चैनल्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सौम्या गुर्जर पर डबल अटैक है, उस पर क्या रिएक्शन देंगे आप? मुझे बताइए, अगर राजा राम गुर्जर जी वहां पर होते नहीं, वो इस तरह की बात करते नहीं, इस तरह की कोई लेन देन की बात होती नहीं, तो उन पर ये अटैक कैसे किया सकता था? तो कांग्रेस का इसमें क्या रोल हो सकता है? मैं यही कहना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बात कही, अगर सौम्या गुर्जर जी को लगता था कि अधिकारी और कंपनी कुछ मिलीभगत कर रहे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं एसीबी में मामला दर्ज करवाया? करवाना चाहिए। मैं तो जब भी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता भी इस पूरे मामले में जब मेरे सामने आते रहे और मैंने अपने अनुभव से यही कहा कि आपको लगता है होता है करप्शन, निगम निगमों में मैंने देखा है करप्शन होता है, लेकिन जब करप्शन होता है तो उसकी शिकायत एसीबी में करनी चाहिए। मैंने खुद ने कई मामले एसीबी में दर्ज करवाए, कई जगह अधिकारियों को जो है वो जेल तक भी जाना पड़ा है, कंपनियों पर कार्रवाइयां हुई है। मैं ये मानती हूँ कि कई जगह नहीं भी होंगी, लेकिन हुई है कार्रवाइयां, तो आपको वो करना चाहिए। मैंने हर बीजेपी प्रवक्ता को बोला, आपको आज भी लगता है कि अधिकारी और कंपनी मिली भगत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं ऐसे मामला करते? लेकिन आप सामने आता है कि वो ऐसे मामला दर्ज कैसे करवाते जब उनको उसकी संलिप्तता थी। तो ठीक है, शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि कल जब एसीबी राजा राम को कोर्ट में पेश करेगी और जाहिर तौर पर हो सकता है कस्टडी की डिमांड करे, कितने दिन की कस्टडी मांगती है, किस तरह की कस्टडी मिलती है और कोर्ट उनकी कितनी बातों के आधार पर कितने दिन की कस्टडी में उन्हें सौंपती है, इस पर भी निगाह रखनी होगी। जी बिल्कुल, देखिए ऑडियो वीडियो क्लिप तो जो है वो एफएसएल की रिपोर्ट में सही साबित हो गई है। इस लिहाज से अब चूंकि ये पूछा जाएगा कि किसके लिए जो है वो ये रिश्वत मांगी जा रही थी, किस प्रकार के दस्तावेज से, एसीबी को ये भी जांचना है कि ये वीडियो जो है वो कहाँ पर बना है और किसने बनाया है। इन तमाम चीज़ों की जांच अभी बाकी है। अभी सिर्फ वीडियो की जो है वो जांच हुई है, अब ये सब चीज़ें जांचना बाकी है। तो एसीबी कोर्ट में जब इन्हें पेश करेगी तो ये कोर्ट से ये दरखास्त करेगी कि इनको कुछ दिन के रिमांड पर भेजा जाए ताकि और भी पूछताछ जो है वो की जा सके। अब ये देखना होगा कि एसीबी कितना जल्दी जो है वो कार्रवाई करती है या फिर और इंतजार करती है, ये सब चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार के संकेत इस कार्रवाई के बाद मिल रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं बीजेपी में लेटर बम की, जिसकी एक झलक आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं। 3 पन्ने 22 साल पुराने हैं और घमासान मचाए हुए हैं। बीजेपी में चल रहे घमासान के बीच 22 साल पुराने लेटर ने हलचल मचा दी है। पहले अनुशासनहीनता के आरोप में वसुंधरा राजे के करीबी एक नेता को नोटिस मिला, लेकिन अब इस पुराने लेटर के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर अनुशासन वाला तंज कसा जा रहा है। घमासान में लेटर बम की
एंट्री। जो खुद व्यक्ति अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासन की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है? बीजेपी में अनुशासन वाला वार। इस तरीके से उद्घाटित करके यदि कोई लोग ये सोचें कि अनुशासनहीनता के मामले से पार्टी में बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी बात मर्यादा में की थी, उसके बाद पार्टी ने उचित समझा मुझे जिम्मेवारी देने का। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने के चंद दिनों बाद ही पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा है। पहले एक पूर्व मंत्री को नोटिस और नोटिस के बाद एक पुराने पत्र के मीडिया में आने से तय है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सालों पुराना ये पत्र सियासी साजिश का हिस्सा है। इस तरीके के पत्र, इस तरीके की चीजें किसी सियासी षड्यंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन मैं पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश हुई है, तो ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूं। दरअसल इस पत्र के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर तंज कसने की कोशिश हुई है। पत्र का मजमून ये है कि जो खुद पार्टी अनुशासन तोड़ चुका हो, वो दूसरों को इसका पाठ कैसे पढ़ा सकता है। जो खुद व्यक्ति अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासन की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है? इस तरीके का पत्र ये अनुशासनहीनता नहीं थी। अपनी बात को पार्टी के मंच पे कहा और उसके तत्काल बाद ही 22 बरस का मेरा ट्रैक, उसके तत्काल बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, उसके बाद सभी मोर्चों का प्रभारी बनाया। आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के इस पत्र में ऐसा क्या है जिस पर बवाल मचा है। सतीश पूनिया का ये पत्र 22 साल पुराना है। 1999 में पूनिया ने भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ पूनिया ने नाराजगी दिखाते हुए पत्र लिखा था। पूनिया ने तब भैरव सिंह शेखावत समेत 3 नेताओं पर सवाल उठाए थे। पत्र में राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा को लेकर भी तंज कसा गया था। 22 साल पुराने पत्र के सामने आने के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। वसुंधरा राजे के करीबी और पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा इस पत्र के हवाले से बगैर नाम लिए पूनिया पर हमलावर हैं। लेकिन पूनिया कहते हैं कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई नेता का झगड़ा नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, वो जो निर्णय करेगा उसके पीछे हम सब लोग जिंदाबाद करेंगे, सब उस निर्णय का अनुसरण करेंगे। तो इसलिए कोई झगड़ा किसी किस्म का है ही नहीं। पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी साफ किया गया था कि पार्टी एकजुट है और चुनाव आने के वक्त नेता का चुनाव संसदीय बोर्ड करेगा। लेकिन पार्टी में वसुंधरा राजे समेत कुछ नेताओं को लेकर खींचतान से इनकार नहीं किया जा सकता। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बात कर लेते हैं प्रदेश में क्या कह रहे हैं कोरोना अपडेट्स के आंकड़े। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा है, शुभ संकेत हैं, लेकिन चैन की सांस लेने के संकेत नहीं है। अब भी सावधानियां बरतनी है। बीते 24 घंटे में 121 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं और इसी वक्फे में 2 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इस बीच बीते 24 घंटे में 147 मरीज ऐसे रहे जो रिकवर हुए हैं। इनमें से कुछ को डिस्चार्ज भी किया गया और एक्टिव केसेस के लिहाज से अब चिकित्सा व्यवस्था पर बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है। 1565 एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में रह गए।
और इस बीच बड़ी खबर सुनिए, देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है जो सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साथ ही सजेशन दिया है कि वैक्सीन वितरण में पारदर्शिता रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। राज्यों को जो वैक्सीन सप्लाई की जा रही है उसकी जानकारी पब्लिक की जाए, सार्वजनिक की जाए। उन्होंने एक लेटर शेयर किया है ट्वीट के जरिए और उसमें लिखा है, पूरे देश में हम वैक्सीनेशन में सबसे पहले आगे बढ़े। उसका नतीजा है कि राज्य में करीब 75 लाख लोगों की दूसरी डोज जुलाई में ड्यू है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 65 लाख डोज देने का ही तय किया है, जो बहुत कम है। अब तक 1.5 करोड़ डोज जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम जुलाई में फर्स्ट सेकेंड डोज लगा नहीं पाएंगे। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर सबसे कम झिझक है। यह हमारी समय पर की गई मेहनत का परिणाम है। भारत सरकार को इन सब बातों को देखते हुए फैसला करना चाहिए और हमें जितनी जरूरत है उसके मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई होनी चाहिए। और इधर उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास केंद्र पर जमकर बरसे, कहा केंद्र सरकार संकट काल में फेल हो गई और मरुधरा के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। भारत की परंपराओं को, भारत की रीति नीति को, सबको साथ लेकर चलने की परंपराओं को, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को संविधान के अनुसार अपमानित कर रही है। हमारा संविधान सबको साथ लेकर सबकी मदद के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए जाना जाता है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 9 रुपए और 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी। इन्होंने नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इन्होंने कह दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। उसमें भी क्या काम किया, उसमें राज्यों का अधिकार कम कर दिया। समझे, जो एक्साइज ड्यूटी लागू की पेट्रोल डीजल पर, उसमें राज्यों को पहले एक्साइज ड्यूटी में जितना हिस्सा मिलता था उस हिस्से को भी कम कर दिया। लगभग मेरा अंदाज है 5,23,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स से केंद्र सरकार ने कमाए। संकट में केंद्र की बीजेपी की सरकार और केंद्र के बीजेपी के नेता फेल हो गए। जो सरकार और नेता संकट में काम नहीं आए वो फेल है। एक बड़ा संकट आया और इसी में बीजेपी की पोल खुल गई। बीजेपी के लोग कहने लगे वैक्सीन के पैसे दो। जिस तरह के रिजल्ट इन चुनावों में आए थे मेवाड़ की धरती पर, अगला जब भी चुनाव होगा मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस पार्टी 90% से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि मेवाड़ की धरती पर जो गौरव की धरती है, स्वाभिमान और शौर्य की धरती है, उस धरती पर बीजेपी के नेता मुझे कोरोना संकट में सेवा करते हुए नजर नहीं आए। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, अगले जब चुनाव होंगे तब मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस आपको बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और राजस्थान सरकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, पहले ऑक्सीजन में हमारे साथ भेदभाव हुआ, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन में भेदभाव हुआ, फिर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में भेदभाव हुआ। हर जगह भेदभाव हो रहा है। इस वक्त तो केंद्र सरकार ने नई नीयत चालू कर दी। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार भाजपा को घेरने की तैयारी में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए 7 से 17 जुलाई तक विशेष अभियान का निर्णय हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इस अभियान को चलाया जाएगा। इसमें साइकिल यात्रा, पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन होंगे। लेकिन अभियान में कांग्रेस पार्टी में ही एकजुटता साबित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले कांग्रेस ने जब सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था, तब कांग्रेस के कई नेता इससे किनारा करते दिखाई दिए थे। सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 7 सालों में 33 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर, 31 रुपए के लगभग डीजल पर, और पिछले 2 महीने की बात करें तो लगभग 29 बार सिर्फ मात्र 2 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। इस कोरोना काल में
लोगों पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, उस पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक तरह से दोहरी मार का काम कर रही है और आम जनता इन बढ़ती हुई कीमतों से त्रस्त है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे शादी से जुड़े कारोबारियों के हल्ला बोल की। बात करते हैं बैंड बाजा और प्रदर्शन की। जयपुर समेत कई शहरों में शादी समारोह से जुड़े जो कारोबारी हैं, उनके संगठन हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार से लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटाने की मांग की या कम करने की मांग की। बैंड बाजा और विरोध। आज अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर पर वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन से जुड़े लोग जो है वो एकत्रित बाजा जो है सरकार के आगे बजाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार तक बात पहुंचाने का अनोखा तरीका। ये किसी शादी की शहनाई नहीं, विरोध का बैंड है। जयपुर में राजस्थान के वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी संगठन सड़क पर उतरे हैं। सारी चीजें खुल गई है, प्लेन खुल गई है, बसें खुल गई है, तो शादी विवाह के कार्यक्रम कोई नहीं खुले हुए, सारे बंद है। बैंड का व्यवसाय बंद है, इसको चालू किया जाए। सर 25 लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो सिर्फ व्यापारी रोड पर उतरे हैं। अभी अगर हमारी सारी लेबर अगर रोड पे उतर गई तो सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। करीबन 30 लाख लोग। लंबे समय बाद जयपुर की सड़कों पर बैंड की आवाज गूंजी। लेकिन ये आवाज थी विरोध की। वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी शादी समारोह में ज्यादा लोगों को छूट दिए जाने के साथ ही यूडी टैक्स और लाइसेंस शुल्क में छूट दिए जाने की भी मांग कर रहे थे। ये जो गाइडलाइन जारी की है, ये व्यापारियों के लिए बिल्कुल अव्यवहारिक गाइडलाइन है। राज्य सरकार को जैसे धर्म स्थल के बारे में राय लेने के लिए धर्म गुरुओं की राय ली थी, उसी प्रकार अगर शादी ब्याह से संबंधित कोई गाइडलाइन जारी करनी थी तो उसमें उनको इस क्षेत्र के व्यापारियों की सलाह लेनी चाहिए थी। ये जो गाइडलाइन जारी की है, ये दोहरी नीति बनाई गई है। वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पे होटलों को खुली छूट दी गई है व्यापार करने के लिए और छोटे व्यापारियों के व्यापार को छीना गया है। 25 आदमियों के अंदर कोई व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता है। कम से कम 200 व्यापारियों को 200 आदमियों की छूट दी जाए तो उससे व्यापारी का कुछ काम चल सके। आज कई व्यापारी हमारे उसमें आत्महत्या कर चुके हैं और इस वजह से कई व्यापारियों में घोर निराशा है। कईयों के किराए से, कईयों के गोदाम किराए से हैं और कईयों ने लोन ले रखे हैं। उनका सबका बहुत नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन में बैंड एसोसिएशन के साथ ही टेंट डीलर्स एसोसिएशन, कैटरिंग एसोसिएशन, हलवाई एसोसिएशन, गार्डन विकास समिति और फ्लावर डेकोरेटर्स भी शामिल थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि अनलॉक 4 में जब कई कारोबारों को सरकार की तरफ से छूट मिल चुकी है, तब वेडिंग में बंदिश के कारण पूरी वेडिंग इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर है। दावा है कि लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते इंडस्ट्री को अब तक करीब 350 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े करीब 5 लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर।
और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे शहर शहर पानी की किल्लत पर मचे कोहराम की खबरें।